गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे बच्चे जो है वो मुझे फ़ोन लगाए और बताए मुझे कि सर हमारे जो है वो मन नहीं कर रहा हमको ने आप बताओ कि सर रीनीट का चांसेस कितना है, आपको कितना लगता है। और हमारा पढ़ने में अब मन ही नहीं लग रहा है। हमारे नंबर जो है वो जैसे कल एक बच्ची का फ़ोन आया, उसके 631 मार्क्स थे। एक बच्चे का और फ़ोन आया, उसके 628 मार्क्स हैं, है ना। और दोनों बच्चों को जो है वो उनको उनकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि उनको यूपी के अंदर उनको जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। और बहुत स्ट्रेस में है बच्चे। मैं समझ सकता हूँ कि कितना मानसिक दबाव बच्चों के ऊपर है। और वो चाह रहे हैं कि वो किसी प्रकार से अपने स्टडी ट्रैक पर वापस लौटें वो, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है कि नीट दोबारा होगा नहीं होगा। मतलब यदि आप देखें तो पिछले 2-3 दिन में सीबीआई ने कई लोगों को अरेस्ट किया हुआ है ना। कल भी खबर थी कि सीबीआई ने कोई 2 मास्टरमाइंड्स को अरेस्ट किया हुआ है पेपर लीक मामले में। और कई सारे ऐसी खबरें रोज़ में आ रही हैं अखबारों में। अब ये बात अलग है कि ये खबरें अब पहले पन्ने से हट के अब तीसरे या 5वें पन्ने पर पहुंच गई हैं। पहले जो खबरें अखबार के फ्रंट पेज पे रहा करती थी, अब वो धीमे धीमे अंदर के पन्नों में जाकर दफन होने की उनकी शुरुआत हो चुकी। तो तीसरे 5वें पन्ने पे बड़ी न्यूज़ से वो छोटी न्यूज़ बन गई वो, ठीक है। अब जो भी होगा वो 8 जुलाई को तय होगा कि एग्ज़ाम होने वाला है दोबारा या नहीं होने वाला। पर मैं वही बोलता हूँ आपसे कि इतने सारे एविडेंसेस होने के बाद यदि एग्ज़ाम को रिकंडक्ट नहीं किया जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमारी जो मशीनरी है पूरी की पूरी वो एकदम पाक साफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम में यदि धांधली का पता चलता है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भैया एक बार दोबारा ले लिया जाए। और ये निर्णय जितना लेट होता है ना उतना बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे उतना वो सफ़र करते हैं, उतना ट्रामा में चलते हैं वो बच्चे, ठीक है। कल मुझे बच्ची ने एक सवाल किया कि सर कितने दिन बाद होगा यदि एग्ज़ाम को अनाउंस करते हैं वो। तो मैंने कहा ना बेटा कि कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि ये सारी बॉल जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। और इसमें टीचर्स क्या कर सकते हैं, टीचर्स सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भैया यदि एग्ज़ाम दोबारा होता है तो आप कंटेंट को एक्सेस कर लें, आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लगा दें, आपके टेस्ट ले लें, यही टीचर कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, ठीक है। कुछ बच्चों का बोलना है सर हमने तो जो नीट दी है उसके स्कोर को दोबारा वहाँ तक पहुँच पाना जो है वो हमको लग रहा है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आज ये हालत हो चुकी है कि 620 625 नंबर पर जो है वो कॉलेज मिलने की संभावनाएं जो है वो छीण हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और जहाँ पर पहले 580 590 पे सीट मिल जाया करती जिन स्टेट के अंदर, वहाँ भी 600 प्लस जा रहा है डेटा है। तो पॉइंट ये है कि इस पूरे के पूरे सीन में सिर्फ इतना आप सोच लीजिए कि यदि इस बार एमबीबीएस की सीट नहीं मिली तो थोड़ा मेहनत किया हमने और सेम नंबर या तो आसपास के नंबर पर रैंक हमारी इंप्रूव हो गई तो शायद हमें एमबीबीएस की सीट मिल जाए रीनीट होने पे। नहीं तो हमको फिर क्या करना चाहिए, फिर हमको जो है वो अगले एग्जाम की तरह देखना चाहिए। अब बच्चों के मन में 2 तरह के डिप्रेशन है। एक तो ये कि यदि हम अगले एग्जाम की तैयारी करें तो क्या गारंटी सर आप देते हो अपने आप को, हमको गारंटी दोगे आप कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो बेटा कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि इस बार जितनी भी चीज़ें थी, लूप होल्स थे, और ये बेईमानियाँ कोई ऐसा थोड़ी कि इसी साल हुआ होगा। पहले आटे में नमक हुआ करता था, ठीक है, अभी नमक में आटा मिलाया इन्होंने, मतलब आटे में नमक ज़्यादा हो गया तो समझ में आ गया कि भाई गड़बड़ हो गया मामला ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 2 बड़े परिवर्तन जो सामने सुनने में आ रहे हैं वो है कि एक तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो जेई मेंस के समान जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। और कमेटी के पास ने रिकमेंडेशन में ये बातें बोली हैं कि आप कितना सच है मुझे कह पाना मुश्किल, लेकिन मैंने कई सारे ऐसे कवरेजेस देखे यहाँ पे जो है वो बातों पे चर्चा चल रही है इस पर। तो शायद जेई मेंस के समान कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाए हमारा, साल में 2 बार नीट का एग्ज़ाम होने लगे। क्योंकि कोई ना कोई उपाय सरकार को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट चले आने वाली प्रोसेस है इसके। तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, साल में 2 बार एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ना कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न में, प्रोसेस में अंतर ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर लीक का जो मामला है ना उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो सब तो सरकार देखेगी, पुलिस देखेगी, उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, सिर्फ हमारे पास जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि हम जो दब रहा है पहले पन्ने से तीसरे पन्ने, 5वें पन्ने पे आके धीमे धीमे आखिरी पन्ने से खबर गायब होने वाली है, बस खबर गायब ना हो। क्योंकि सरकार
और जो सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ आवाम की आवाज़ सुनकर ही रिस्पॉन्ड करता है। यदि आवाम की आवाज़ या पब्लिक की आवाज़ नहीं होगी ना, तो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा आपको। आप पुकारोगे नहीं तो जवाब भी नहीं देंगे वो आपको। तो ये स्कैम बढ़ते बढ़ते स्केल तक पहुंच गया कि आज संसद में हर दिन नीट की चर्चा हो रही है, संसद में हर दिन नीट का हंगामा हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि जो है वो सरकार के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है ये पूरी। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं वही बोलूँगा, मान लो रीनीट नहीं भी होता है तो प्लीज़ जो काउंसलिंग है उसमें भाग लीजिए, जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है उसमें भाग लीजिए, है ना। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यदि रीनीट होता है तो आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। आप बोलोगे सर मन नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ बेटा देखो ऐसा है कि आप सब मन का खेल है। आप ये मान लो कि एग्ज़ाम हो ही नहीं है अभी, सपोज हम ऐसा इमेजिन करें कि एग्ज़ाम हो ही नहीं है, तो हम कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। केवल क्रिटिसाइज करने से, केवल बुराई करने से, केवल गाली बकने से, केवल उनको कर्ज करने से, बद्दुआ देने से, केवल जो है वो नए नए अपने आप को कंसोल करने पे, परिवार से के लोगों को बताने में, उसमें तो कुछ होगा नहीं। तो बेहतर है कि हम अपनी किताबों की धूल को झाड़कर पढ़ना शुरू कर दें। क्रैश कोर्स का एक्सेस बायोमेंटर्स ऑनलाइन के ऐप में सारे बच्चों के लिए खुल चुका है, कोई फीस नहीं चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। आप पढ़िए क्रैश कोर्स को, आप सिस्टमेटिकली पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसके डीपीएस के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ना। मान लो एग्ज़ाम होता है तो आप कम से कम दूसरे से एडवांटेज पे तो रहेंगे, लीड पे तो रहेंगे आप, ठीक है। और मुझे लगता है कि आंखों देखी मक्खी निगल नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के पास में इतनी सारी एफआईआर, सीबीआई की कार्रवाई, इतना कुछ होने के बावजूद यदि नहीं कुछ किया गया तो मतलब ये तो फिर वो है कि पब्लिक जो है वो उसको एक गलत मैसेज जाएगा। हालांकि बच्चों का बोलना है सर काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोई भी काउंसलिंग हो, कोई भी जो वो 1500 बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यदि रीनीट होती है तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल माना जाएगा। तो जो हो रहा है वो अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं वो, और अभी बड़ा डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में। पर मेरा बोलना वही था कि ये सब कुछ इतना लेट क्यों हो रहा है, बच्चों को कितना टाइम मिलेगा, क्या एमबीबीएस का सेशन लेट नहीं हो जाएगा। और मैं कहता हूँ चलो सेशन 1 महीना लेट भी हो गया, लेकिन जो न्यायोचित है, जो जस्टिफाई, जिन बच्चों को का अधिकार था, जिनका हक था उन सीटों पे, उनको वो सीटें मिलना चाहिए, है ना। तो गलत कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है कि आज यदि 631 नंबर लाने के बाद आप मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हम बीडीएस ले लें या बीएससी नर्सिंग कर लें, या हम बीएचएमएस कर लें या बीएएमएस कर लें, या वेटनरी कर लें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी बहुत दिल दुखाने वाला प्रश्न होता है। इतने अच्छे नंबर पे इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है यदि हम अपनी मनचाहे मंजिल तक नहीं पहुंचते तो किसी का भी दिल तोड़ देने वाली बात है, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा, अब किसी ने मुझे सर कितने अटैम्प्ट तक आप रिकमेंड करें, यदि मुझसे आप पूछोगे ना, देखो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर आप असहमत हो सकते हैं, आप 4 बातें मुझे भी लिख सकते हैं उसमें, है ना। लेकिन मेरा मानना ये है कि नीट की तैयारी के लिए मैक्सिमम अटैम्प्ट आपको 4 ही देना चाहिए, लेकिन चारों अटैम्प्ट शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ होना चाहिए। आप अब बैठे ही नहीं, आपने बीएससी कर डाली, कोई अटैम्प्ट दिया ही नहीं ठीक से आपने, और आप गिन रहे हैं अटैम्प्ट, तो वो मैं नहीं मानता। 3 या 4 अटैम्प्ट, आइडियली 3 होना चाहिए, पर मैं मैक्सिमम साइट ले रहा हूँ 4 अटैम्प्ट। इसके ऊपर मत दीजिए, फिर कोई और रास्ता खोजिए, कुछ और आपकी किस्मत में लिखा है, कोई और मंजिल आपको चुननी चाहिए। क्योंकि सब डॉक्टर बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि मेडिकल के अलावा कोई प्रोफेशन दूसरा होता नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप 4 अटैम्प्ट मैक्सिमम होना चाहिए। पहला दूसरा अटैम्प्ट जो है हो सकता है आपने कोई लापरवाही की हो, कम से कम 2 अटैम्प्ट पूरी मेहनत के साथ होना चाहिए, कम से कम 2 अटैम्प्ट पूरी मेहनत के साथ होना चाहिए। ये गोल्डन रूल है। सर उम्र की लिमिट बता दीजिए। अब बताऊं, मैं कड़वी बात पर सच्ची बात बोलूँगा, योर एज शुड बी मैक्सिमम एज 23 ईयर। 1 साल में प्लस करो 24, इसके ऊपर 22-23 ऐसी एज है जहाँ तक आपको एमबीबीएस के अंदर होना चाहिए रहता। सर वो तो 50 साल में भी हो गया है अंदर, एक तो 30 साल में हो गया, कोई बात नहीं। एमबीबीएस डॉक्टर की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, कभी भी काम कर सकते हैं। पर एक आइडियल एज की बात कर रहे हैं, आइडियल जो सबसे आदर्श अवस्था है कि 22-23 साल में यू शुड बी इन मेडिकल कॉलेज। आइडियली तो 19 साल में भी पहुँच सकते हैं, 18-19 साल में, 17 साल मिनिमम एज होती है।
18, 19, 20 साल सबसे अच्छी उम्र होती है, लेकिन मैक्सिमम मैं बोलूँ 22 और 23 साल, और यदि हायर सेट पर तो 24 के बाद नहीं, डोंट रख, इस बात का बहुत ध्यान रखें आप, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ क्राइटेरिया सेट कीजिए। लाइफ में सारे डॉक्टर बन जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइफ में इसके अलावा कुछ और होता नहीं, ये भी गलत बात है, सब कुछ पॉसिबल है बेटा, कि जैसे अभी मैं हाल ही में ना मेरे पड़ोस में जहाँ भोपाल में रहता हूँ, वहाँ पे एक घर छोड़ के एक गौरव जी रहते हैं, और वो मेरे एक बैचमेट हैं जो MD है, न्यूरो फिजिशियन है इंदौर में, राहुल जैन, उनके स्कूल मेट रहे हैं वो। तो उन्होंने बायोलॉजी उन्होंने नहीं नीट वीट निकाला, उन्होंने अपना दूसरा फील्ड चुना है, एंड ही इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। वो सारी लग्जरी जो किसी डॉक्टर के पास नहीं, वो भी उनके पास है, बढ़िया काम कर रहे हैं, एक अस्पताल के अंदर शेयर भी है। तो मुद्दा ये है ना कि पॉइंट ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डॉक्टर ही बने, लेकिन मैं कहता हूँ जो सपना अपना है ना उसको पाने के लिए कम से कम 2 साल गंभीर प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि तीसरा अटेम्प्ट दिया था आपने, चौथा दीजिए। 631 नंबर पे, 620 नंबर पे छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि आपका किसी ने हक चुराया है, और चोर को माफ़ नहीं करते हैं। चोरी से डरकर जो है वो घर में सामान लाना बंद नहीं कर देते हैं। मान लो कोई चोर कुछ चुरा ले गया, तो क्या घर में सामान रखना बंद कर दोगे? क्या लाना बंद कर दोगे? खरीदना बंद कर दोगे? नहीं ना। हक की लड़ाई है ये। कभी कभी बेईमानी होती है, कभी कभी हम सही होते हैं तब भी हार होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि वो आपकी हिम्मत है कि आप दोबारा खड़े हो गए। आप एक बार एक डाकू होता है, वो दूर शहर में कहीं पे डकैत लोग तो छिप के भीड़ में रहते हैं जंगलों में। तो डाकू दिखाता है कि देखो वो सामने दिख रही है हवेली, उसमें कितनी रोशनी है दिवाली के दिन, आज रात को उस हवेली को हम लोग लूटेंगे, आ जाएंगे, पूजा वूजा कर लेंगे उन लोग को, फिर अपन लूट करेंगे वहाँ पे जाके। तो पिताजी, वो बच्चा बोलता है डाकू का कि पिताजी इस हवेली में पहले कभी आप गए हो क्या? लगा हमने 3 बार इस हवेली को लूटा है, हमने 3 बार इस हवेली को लूटा है, आज चौथी बार ये हवेली लूटेगी। तो बेटा बोलता है पिताजी वो 3 बार लुटकर भी उतने ही अमीर हैं, 3 बार लुटकर भी उनके यहाँ दिवाली पर वही रौनक है जो हमारे पास कभी नहीं आई, जबकि हम 3 बार उनको लूट चुके हैं ऑलरेडी। सारा फर्क इंटेंशन का है। डाकू कभी ज़िंदगी में रौनक नहीं ला सकते, कभी उनकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं आ सकती है, याद रखना। जिनने हक चुराया है वो डकैत है ना, और हम उनसे डरेंगे नहीं, हम अपनी मेहनत करेंगे, हक का पाकर रहेंगे। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।